हेलो डियर स्टूडेंट, केएल पॉलिटेक्निक किसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन सब्जेक्ट में आज का जो टॉपिक है यूनिट नंबर 8 से ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आज का जो टॉपिक है कंटेंट प्रोवाइडर। साथ ही इस वीडियो में कंटेंट प्रोवाइडर के साथ साथ हम जानेंगे कंटेंट यूआरआई क्या होता है और कंटेंट प्रोवाइडर में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं इनके बारे में, जिसको हम CRUD ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो इन सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि कंटेंट प्रोवाइडर होता क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, कंटेंट को प्रोवाइड करना। ठीक है। अब बेसिकली जो कंटेंट प्रोवाइडर का काम होता है वो शेयर डेटा विथ अदर ऐप, मतलब एक ऐप से दूसरे ऐप के बीच में डेटा को एक तरीके से पास करता है या डेटा को शेयर करता है। ठीक है। तो कंटेंट प्रोवाइडर का काम क्या है कि कंटेंट प्रोवाइडर का जो वर्क है आपका एंड्रॉयड सिस्टम या अन एंड्रॉयड एप्लीकेशन से एंड्रॉयड एप्लीकेशन की कंटेंट या डेटा को प्रदान करना। मीन्स कि इसका फंडा है कि एक ऐप से दूसरे ऐप के बीच में डेटा को एक्सेस कराना या डेटा को पास कराना, ये हमारा जो वर्क होता है कंटेंट प्रोवाइडर का होता है। ठीक है। मैंने कुछ थ्योरी भी लिखी हुई है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि अ कंटेंट प्रोवाइडर कंपोनेंट सप्लाई डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट। तो कह रहा है कि कंटेंट प्रोवाइडर क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के बीच में डेटा की सप्लाई करता है या डेटा को सेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट। क्या है कि मतलब रिक्वेस्ट के बेस पे ये सारे वर्क को ये परफॉर्म करता है। कह रहा है कि सच रिक्वेस्ट आर हैंडल बाय द मेथड ऑफ कंटेंट रिजॉल्वर क्लास। अब ये सारी जो प्रोसेस होती है, जो कंटेंट रिजॉल्वर जो वर्क करता है वो कंटेंट रिजॉल्वर क्लास मेथड का यूज करके ये वर्क करता है। ठीक है। कह रहा है कि आगे अ कंटेंट प्रोवाइडर a content provider can use different way to store its data, and the data can be stored in database, in file, or even over the network। तो कह रहा है कि कंटेंट प्रोवाइडर जो होता है वो डिफरेंट वे से, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेटा को सेव करता है, डेटा को स्टोर करता है। अब वो डेटा चाहे वो डेटाबेस में स्टोर करे या किसी फाइल में स्टोर करे या ओवर द नेटवर्क स्टोर करे। ये जो वर्क होता है ये कंटेंट प्रोवाइडर का होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या होता है, डेटा को स्टोर करता है। अगर हम बात करें इसका एक डायग्राम, मैंने एक सिनेरियो लेके आपको अगर बताना चाहें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन है, सपोज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है। अब कोई भी एप्लीकेशन क्या कर रहा है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से अगर एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से कोई भी डेटा एक्सेस करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, वो कंटेंट प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट करेगा, वो कंटेंट प्रोवाइडर को उस डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अब कंटेंट प्रोवाइडर क्या होगा, कंटेंट प्रोवाइडर उस ऐप की रिक्वेस्ट पे क्या करेगा, उस डेटा को दूसरे ऐप को क्या करेगा, एक्सेस कराएगा या शेयर कराएगा या सप्लाई कराएगा। ये सब कैसे हो पाता है, ये सब जो होता है कंटेंट प्रोवाइडर ये सारी चीज़ें जो कर पाता है ये कंटेंट रिजॉल्वर क्लास का यूज करके या कंटेंट रिजॉल्वर क्लास मेथड का यूज करके करता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, बाकी कंटेंट प्रोवाइडर मैंने बताया कि कंटेंट प्रोवाइडर अपने डेटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीकों को यूज करता है, जिसमें आपका इंटरनेट हो गया, आपका एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, आपकी कोई फाइल्स हो गई। तो इन सारी चीज़ों को यूज करके आपका कंटेंट प्रोवाइडर डेटा को क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। क्लियर है। अब अगर यही डायग्राम आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वही सेम डायग्राम है। अगर कोई भी एप्लीकेशन डेटा को रीड राइट करना चाहता है या डेटा को सेव सेव करना चाहता है तो क्या करेगा, वो सीधे कंटेंट प्रोवाइडर को देगा। वो डेटा को क्या करेगा, कंटेंट प्रोवाइडर के पास सेंड करेगा या रिक्वेस्ट को कंटेंट प्रोवाइडर के पास सेंड करेगा। अब कंटेंट प्रोवाइडर का काम है कि कंटेंट प्रोवाइडर उस डेटा को कहाँ पे स्टोर कर रहा है, किसी डेटाबेस में स्टोर कर रहा है कि फाइल्स में स्टोर कर रहा है या ऑन द नेटवर्क स्टोर कर रहा है। तो ये सारे काम जो होते हैं ये कंटेंट प्रोवाइडर के होते हैं। क्लियर है। अब कंटेंट प्रोवाइडर क्या करता है, किसी दूसरे एप्लीकेशन को उस डेटा को देने के लिए या रीराइट करने के लिए इन डेटाबेस को या इन स्टोरेज को यूज करता है। क्लियर है ना। अब अगर बात करें कि कंटेंट प्रोवाइडर कौन कौन से मेथड का यूज करता है, अ, किसी भी
किसी भी डेटा को ओवरराइट करने के लिए, ठीक है। अब वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि मेथड ऑफ कंटेंट प्रोवाइडर इन एंड्रॉयड, कह रहा है कि यहाँ उन मेथड की सूची दी गई है जिन्हें आपको अपने कंटेंट प्रोवाइडर में काम करने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर क्लास में ओवरराइड करने की आवश्यकता होती है। देखिए, पहला जो होता है ऑन क्रिएट मेथड या ऑन क्रिएट कब स्टार्ट होता है, कह रहा है कि जब प्रोवाइडर शुरू किया जाता है तो इस मेथड को कॉल किया जाता है। यानी कि जब आपका कंटेंट प्रोवाइडर होता है, स्टार्ट होता है या उसको शुरू किया जाता है तो ऑन क्रिएट मेथड को कॉल किया जाता है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि मेथड ऑफ कंटेंट प्रोवाइडर, इसमें जितने भी आपके मेथड हैं ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगे। साथ साथ आपका जो है क्योरी क्या होता है, क्योरी मेथड क्या होता है, यह मेथड क्लाइंट से रिक्वेस्ट प्राप्त करता है। यानी कि आपका जो एप्लीकेशन होता है उससे रिक्वेस्ट प्राप्त करता है और रिजल्ट को कर्सर अपडेट के रूप में लौटाया जाता है। यानी कि आपका जो कंटेंट प्रोवाइडर है क्या करता है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट करता है और उनकी रिक्वेस्ट के आधार पर रिजल्ट को कर्सर ऑब्जेक्ट के रूप में उनको वापस करता है। क्लियर है। उसके बाद आपका इंसर्ट है। इंसर्ट का यूज कब होता है, इंसर्ट मेथड का यूज कब होता है, यह मेथड कंटेंट प्रोवाइडर में एक न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करता है। यानी कि कंटेंट प्रोवाइडर में क्या करेगा, कंटेंट प्रोवाइडर किसी एक न्यू लिस्ट को एंटर करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए आपका यूज होता है। डिलीट, अब डिलीट मेथड का यूज कहाँ होता है, यह मेथड कंटेंट प्रोवाइडर में एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करता है। यानी कि जो पहले से रिकॉर्ड बना हुआ है उसको डिलीट करने के लिए हमें डिलीट मेथड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगला है अपडेट मेथड। यह मेथड कंटेंट प्रोवाइडर में एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करता है। यानी कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड का मतलब जो पहले से रिकॉर्ड बन चुका है उसको अपडेट करने के लिए हमें अपडेट मेथड का यूज करना पड़ता है। क्लियर है। उसके बाद अगला है गेट टाइप। अब गेट टाइप क्या होता है, गेट टाइप यह मेथड दिए गई यूआरआई में एमआईएमई प्रकार के डेटा को रिटर्न करता है। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे कि कंटेंट यूआरआई क्या होता है, ठीक है। अगला जो है आपका टॉपिक वो है आपका कंटेंट यूआरआई। कंटेंट यूआरआई क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, कंटेंट यूआरआई की अगर बात करें तो डेटा को कंटेंट प्रोवाइडर से एक्सेस करने के लिए आपका जो कंटेंट यूआरआई है डेटा को कंटेंट प्रोवाइडर से एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्या, कंटेंट यूआरआई का यूज हम कहाँ करेंगे, डेटा को कंटेंट प्रोवाइडर से एक्सेस करने के लिए हम वहाँ पे कंटेंट यूआरआई का यूज करेंगे। अब कंटेंट यूआरआई का पूरा नाम क्या है कि यूआरआई का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। क्लियर है। अब आपका जो और हमारा जो यूआरआई होता है या कंटेंट यूआरआई होता है एक तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग होता है, ठीक है। क्या होता है, एक तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग होता है। क्लियर है। अब कंटेंट प्रोवाइडर का अगर यहाँ पे एक सिंटेक्स कह सकते हैं, इसका सिंटेक्स देखें तो इसमें जो इसके जो पार्ट होते हैं, जो इनिशियल पार्ट होते हैं, कंटेंट होता है, अथॉरिटी होती है, पाथ होता है या कह सकते हैं ऑप्शनल पाथ होता है, साथ साथ ऑप्शनल आईडी होती है। तो ये एक तरीके से क्या है, किसी भी कंटेंट प्रोवाइडर के ये यूआरआई के एक तरीके से क्या है, सिंटेक्स है। तो इसको आप इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सीक्वेंस में दे देगा कि क्या निम्नलिखित में से दिया हुआ कंटेंट यूआरआई सीक्वेंस में है, या इस तरीके से दे देगा सिंटेक्स। तो आप लोग इस सिंटेक्स को पूरा देख लीजिए। ये जो है ये पूछा जा सकता है ये सही है या ट्रू है या फॉल्स, इसको आगे पीछे इस तरीके से दे देगा। तो आप इसको देख लीजिए ध्यान से। किसी भी कंटेंट प्रोवाइडर का यूआरआई में सबसे पहले उसका कंटेंट होता है, फिर अथॉरिटी होती है, फिर पाथ होता है या ऑप्शनल आईडी होती है। ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। अब अगर बात करें कंटेंट प्रोवाइडर में जो पहला कंटेंट होता है इसका क्या रोल होता है कंटेंट यूआरआई में, कह रहा है कि कंटेंट यूआरआई में जो कंटेंट होता है वो एक मैंडेटरी पार्ट होता है, यानी कि आवश्यक पार्ट होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका जो यूआरआई है वो कंटेंट क्या है उस यूआरआई का ही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी की बात करें तो जो हमारा जो अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी का काम क्या होता है कि अथॉरिटी जो होता है वो कंटेंट प्रोवाइडर के नाम को स्पेसिफाई करता है। क्लियर है ना, कि आपका जो कंटेंट प्रोवाइडर होता है, जो अथॉरिटी होती है वो कंटेंट प्रोवाइडर के नाम को स्पेसिफाई करता है। हर एक जो एप्लीकेशन होता है उसको अलग अलग कंटेंट प्रोवाइडर मैनेज करता है, ठीक है। आपके जितने भी एप्लीकेशन होंगे, जितने भी एप्लीकेशन होंगे
उनको अलग अलग कंटेंट प्रोवाइडर मैनेज करेगा। चाहे वो अगर बात करें आपके कॉन्टैक्ट की, तो कॉन्टैक्ट के लिए अलग कंटेंट प्रोवाइडर होगा। अगर बात करें ब्राउज़र की, तो ब्राउज़र के लिए अलग कंटेंट प्रोवाइडर होगा, ठीक है। और प्रत्येक कंटेंट प्रोवाइडर का नाम जो है वो हर जगह यूनिक होगा प्रत्येक कंटेंट प्रोवाइडर के लिए। क्लियर है ना। उसके बाद अगला है पाथ, या इसको हम बोल सकते हैं ऑप्शनल पाथ। क्लियर है। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? देखिए, मैंने थ्योरी भी दे दिया है, इसके बारे में समझा भी दे रहा हूँ, तो आप इसको थ्योरी को लिख सकते हैं समझ के, इस वीडियो को पूरा देख के। क्लियर है। ऑप्शनल पाथ ये क्या होता है? ये कंटेंट प्रोवाइडर का इनिशियल पार्ट होता है, ठीक है, जो हेल्प करता है कि कंटेंट प्रोवाइडर डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सके। आपका जो पाथ होता है, नाम से स्पष्ट है पाथ, ठीक है। तो ये क्या करता है? कंटेंट प्रोवाइडर को डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सके, इसके लिए आपका जो ऑप्शनल पाथ होता है वो एक तरीके से हेल्पफुल होता है। क्लियर है। जैसे ऑडियो का डेटा कैसे स्टोर करना है, उसको किस तरीके से स्टोर करना है, वीडियो फाइल को उसको किस तरीके से अलग स्टोर करना है, तो ये सारा जो मतलब डेटा को स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है, ये ऑप्शनल पाथ हमें प्रोवाइड करता है। समझ आ रही बात। उसके बाद आपका जो है लास्ट है ऑप्शनल आईडी। देखिए, ऑप्शनल आईडी क्या होती है? ऑप्शनल आईडी अगर बात करें आपके कंटेंट प्रोवाइडर में, तो यह एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है। यह एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो यूज की जाती है किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए। कंटेंट प्रोवाइडर में किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए जो हमें यूजफुल होती है, वो होती है आपकी ऑप्शनल आईडी, ठीक है। ये क्या होती है? एक न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है या न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक। तो ये आपका हो गया कंटेंट यूआरआई के बारे में। अब जो अगला टॉपिक है उसको देखते हैं। आपका जो अगला टॉपिक है आपका ऑपरेशन इन कंटेंट प्रोवाइडर। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपका पूछा जा सकता है। क्लियर है ना। आपका ये आपका एक तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको क्रूड ऑपरेशन भी बोलते हैं, CRUD, क्रूड ऑपरेशन इन कंटेंट प्रोवाइडर। तो क्रूड ऑपरेशन का मतलब यही है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑपरेशन इन कंटेंट प्रोवाइडर, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन आर पॉसिबल इन कंटेंट प्रोवाइडर, नेमली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड रीड। तो कह रहा है कि जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर है, इसमें फंडामेंटल ऑपरेशन है वो 4 तरीके से पॉसिबल हैं, जिसमें इन 4 पॉसिबल हैं, जो आपका नाम है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। दीज ऑपरेशन आर ऑफन टर्म एज क्रूड ऑपरेशन। कह रहा है कि जो ऑपरेशन है इसको हम क्रूड ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपका पहला है क्रिएट। क्रिएट कब परफॉर्म होता है? कह रहा है कि ऑपरेशन टू क्रिएट डेटा इन कंटेंट प्रोवाइडर। कह रहा है कि जब कंटेंट प्रोवाइडर में किसी डेटा को क्रिएट करना होगा, तब वहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रिएट ऑपरेशन का यूज करेंगे। क्लियर है। फिर दूसरा है रीड। कह रहा है कि यूज टू फेच डेटा फ्रॉम द कंटेंट प्रोवाइडर। कह रहा है किसी भी डेटा को कंटेंट प्रोवाइडर से फेच करने के लिए रीड ऑपरेशन का यूज हम करते हैं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं। बाकी अपडेट, टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा, मतलब जो पहले से डेटा बना हुआ है या स्टोर है, उसको हम मॉडिफाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए हम वहाँ पे अपडेट ऑपरेशन का यूज हम करते हैं। अगला आपका है डिलीट। कह रहा है कि टू रिमूव एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम द स्टोरेज। कह रहा है कि कंटेंट प्रोवाइडर जो स्टोरेज यूज करता है आपका, मैं डिफरेंट टाइप की स्टोरेज यूज करता है, उसमें जो पहले से स्टोर हुआ डेटा है उसको उस स्टोरेज से रिमूव करने के लिए आपका डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो पूरा वीडियो है आपका, ये पूरा जो वीडियो था, ये कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है, कंटेंट प्रोवाइडर में कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, और साथ साथ कंटेंट प्रोवाइडर यूआरआई क्या होता है, कंटेंट यूआरआई क्या होता है, और साथ साथ कंटेंट प्रोवाइडर में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जिसमें हमने बात किया क्रूड ऑपरेशन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप नोट्स में लिख लीजिएगा, और इसमें जो बेसिक चीज़ें होंगी, बेसिक क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से पूछे जाने हैं। तो आपका जो चैप्टर 8 था ये कंप्लीट हुआ। अब हम जो टॉपिक कवर करेंगे, अब हम सेकंड चैप्टर की टॉपिक में जो जो एज अ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा नोट्स बनाएं, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो इसको केयरफुल एकदम, मतलब आप उसको ध्यान से पूरा वीडियो देखें और नोट्स बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।